हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेखा कश्यप आज आपके सामने आपके लिए 12th क्लास की 12वीं क्लास की दूसरी कविता जो कि पतंग है और जो कवि आलोक धनवा द्वारा रचित है। तो बच्चों, जो कविता पतंग है उसके कवि आलोक धनवा जी रहे हैं और आलोक धनवा जी का जन्म बिहार में हुआ था, बिहार के मुंगेर जिले में सन 1948 में बच्चों। और इन्होंने अनेक पुरस्कार प्राप्त किए हैं। राहुल सम्मान पुरस्कार, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान पुरस्कार, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान पुरस्कार, पहल पुरस्कार आदि अनेक पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए हैं। और इनकी पहली कविता जनता का आदमी और 1972 में प्रकाशित, उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां, दुनिया रोज बदलती है बनती है, एकमात्र इनका काव्य संग्रह है। और बच्चों, इन्होंने ये छोटी सी अवस्था में ही कविताएं लिखने लग गए थे। और आलोक धनवा जी जो हैं उन्होंने ये पतंग कविता लिखी है जो छोटे छोटे बच्चों के लिए लिखी है, छोटे बच्चों के ऊपर लिखी है कि किस प्रकार बच्चे अपनी बाल सुलभ लीलाएं दिखाते हैं। जैसे शरद ऋतु आती है तो उसमें पतंग उड़ाते हैं और किस प्रकार बाल क्रियाकलाप दिखाते हैं। प्रकृति का भी इन्होंने बड़ा सुंदर चित्रण किया है, प्रकृति के बदलते हुए रूपों को भी इन्होंने अभिव्यक्त किया है, तरह तरह के बिंबों का प्रयोग किया है और ये बहुत माने हुए कवि थे बच्चों। तो आलोक धनवा जी की जो कविता है पतंग, वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। और ये जो पतंग कविता है तो इसका प्रसंग हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता से लिया गया है। इसके कवि जो हैं वो श्री आलोक धनवा जी जो हैं और जो इस कविता के माध्यम से बच्चों की उमंग, उल्लास, खुशियों का मनोहारी वर्णन करते हैं, पतंग उड़ाते हुए बच्चों की बाल सुलभ लीलाओं को दिखाते हैं। और ये जो पतंग कविता है बच्चों, ये आलोक धनवा जी जो कवि हैं उनकी एकमात्र काव्य संग्रह जो है दुनिया रोज बनती है, इसका एक अंश मात्र है पतंग। तो बच्चों, मैं आपको व्याख्या बताने जा रही हूँ और आपकी स्क्रीन पर कविता पतंग आपको दिखाई दे रही होगी। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए। तो कवि यहाँ पर बताते हैं कि सबसे तेज बौछारें गई अर्थात सावन जा चुका है, भादो भी चला गया है। भादो जब महीना होता है उसमें बहुत तेज बारिश होती है और बौछारें चली गई, तेज बारिश भी जा चुकी है और अब आकाश में सवेरा सा दिखाई देने लगा है। सवेरा दिखाई देने लगा है, ये बात इसलिए कही है बच्चों, सवेरा तो रोज होता है लेकिन भादों के महीने में और सावन के महीने में जो आकाश है उसमें स्वच्छ सवेरा दिखाई नहीं देता, काले काले बादल छाए रहते हैं, कभी भी बारिश का मौसम बन जाता है, बारिश हो जाती है। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ। भादो जो ऋतु है वो चली गई है और अब शरद ऋतु का आगमन हो चुका है और सवेरा दिखाई देने लगा है, अर्थात आकाश जो है वो स्वच्छ दिखाई देने लगा है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए। और कवि कहते हैं कि जो शरद ऋतु की सुबह होती है, सूर्य उदय जब होता है तो लाल लाल दिखाई देता है चारों तरफ वातावरण, और कहते हैं वो सवेरा लाल लाल ऐसा दिखाई देता है जैसे खरगोश की आंखें बिल्कुल लाल लाल रहती हैं, उसी प्रकार शरद ऋतु का सवेरा जो दिखाई देता है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, झाड़ियों आदि को पार करते हुए शरद ऋतु का आगमन हो चुका है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। और कभी यहाँ पर शरद ऋतु को एक मानवीकरण करते हुए उसका कह रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे शरद ऋतु जब आई है तो वो अपनी चमकीली साइकिल पर सवार है और
तेज तेज साइकिल चला रही है और जो घंटी बजा रही है, जोर जोर से घंटी बजा रही है, चमकीले इशारे कर रही है बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए, उनको आकर्षित कर रही है, उनको बुला रही है। अर्थात जब शरद ऋतु आती है तो भीनी भीनी सी चमकीली साइकिल और चमकीले इशारे, अर्थात जो भीनी भीनी सी धूप निकलती है, चमकीली चमकीली सी धूप निकलती है और वो सबको सुहाती है। शरद ऋतु की धूप जो होती है उसमें बच्चे झुंड बनाकर पतंग उड़ाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। और कवि यहाँ पर सीधे सीधे ये कहना चाहते हैं कि शरद ऋतु में झुंड बनाकर बच्चे जैसे ही धूप निकलती है पतंग उड़ाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि आकाश भी बिल्कुल स्वच्छ दिखाई देता है, मुलायम जैसा दिखाई देता है और उनकी जब पतंग उड़ती है तो वो ऊपर तक दिखाई देती है, क्योंकि काले बादल नहीं होते और आकाश बिल्कुल नीला एकदम स्वच्छ दिखाई देता है, इसलिए वो पतंग उड़ाने के लिए बच्चे दौड़ पड़ते हैं। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। और जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो वो पतंग किससे बनी होती है? वो दुनिया का वो सबसे हल्की चीज है और रंगीन तो होती है, क्योंकि पतंग रंग बिरंगी बनी होती हैं और वो दुनिया का सबसे पतला कागज होता है। इसमें बताते हैं कवि कि जो पतंग बनी हुई है वो बिल्कुल हल्की होती है, रंगीन होती है, अलग अलग रंगों की होती है, पतले से कागज से बनी होती है। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, और जो पतंग बनी होती है वो बांस की पतली पतली कमानियां उसमें प्रयोग की जाती हैं, वो बिल्कुल पतली कमानियों के सहारे जुड़ी होती है, पतले से कागज से बनी होती है, रंग बिरंगी तो होती ही है और बिल्कुल हल्की होती है। कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। और कवि यहाँ पर कहते हैं कि शरद ऋतु में जब बच्चे उस हल्की सी चीज़ को, रंगीन चीज़ को, जो कि बांस की पतली सी कमानी से बनी हुई है, उसे उड़ाते हैं, आकाश में ऊपर तक उड़ाते हैं, तो बच्चों का झुंड जब इकट्ठा हो जाता है तो सीटियां बजाते हैं बच्चे, किलकारियां मारते हैं और इधर उधर तितलियों की तरह घूमते हैं। और जैसे तितलियों की एक नाजुक सी दुनिया अलग ही होती है, इधर उधर टहलती हैं, घूमती हैं, उड़ती हैं, उसी प्रकार बच्चे भी तितलियों की भांति नजर आते हैं, इधर उधर टहलते हुए, उड़ते हुए से। आगे कवि कहते हैं बच्चों कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कवि यहाँ पर इस पंक्तियों में कहते हैं कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, अर्थात कपास बच्चों आपको पता होगा जो रुई होती है वो कपास उसे कहते हैं। तो कपास बिल्कुल स्वच्छ और मुलायम होता है, कोमल होता है। तो जब बच्चे भी उसी प्रकार छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो जन्म से ही बहुत कोमल होते हैं और पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। और जब वो छोटे छोटे बच्चे अपने कोमल पैरों से दौड़ते हुए, बेचैन पैरों से जब दौड़ते हुए पतंग उड़ाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि पृथ्वी ही घूम घूम कर उनके पैरों के पास आ रही हो, क्योंकि उनके पैर धरती पर टिकते नहीं है, कभी इधर कभी उधर, और उनके पैरों के साथ साथ पृथ्वी भी घूमती हुई से नजर आती है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। और कवि जो आलोक धनवा जी हैं वो कहते हैं, और जब वो पतंग उड़ाते हैं तो छतों पर चढ़ जाते हैं और वो बिल्कुल बेसुध होकर पतंग उड़ाते हैं। बेसुध यानी उन्हें होश ही नहीं रहता है, बिल्कुल पागल से हुए रहते हैं और वो दौड़ते हैं बेसुध होकर, छतों को भी नरम बनाते हुए। और छत जो है वो कठोर होती है और उनके पैर भी कोमल होते हैं, लेकिन उन्हें ये लगता ही नहीं है। उन्हें लगता है कि ये जो छत है ये भी अब नरम हो गई है, उन्हें महसूस ही नहीं होता कि कुछ कठोरता भी है, दिशाओं को मृदंगी की तरह बजाते हुए। और कवि कहते हैं कि जब बच्चे चिल्लाते हैं, किलकारियां मारते हैं, तो चारों दिशाओं में ऐसा लगता है जैसे ढोल नगाड़े बज रहे हों, इतना शोर बच्चे करते हैं, इतनी रौनक चारों तरफ दिखाई देती है। और जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग में अक्सर, तो कवि कहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ की जो डाली है वो लचीली होती है और वो इधर उधर टहलती है
ऊपर होती है नीचे होती है, उसी प्रकार बच्चे भी छलांग मारते हुए भागते हैं, कभी ऊपर नीचे, पेड़ की डालियों की तरह, टहनियों की तरह। छतों की खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। और कवि कहते हैं जब वो पतंग उड़ाते रहते हैं तो उनके अंदर एक रोमांच पैदा हुआ रहता है, उत्साह पैदा हुआ रहता है, संगीत सा बजता रहता है उनके अंदर उत्साह का। और वो जो रोमांच है उनके शरीर का, उनका जो उत्साह है, तो कई बार क्या होता है कि खतरनाक किनारों पर पहुंच जाते हैं बच्चे पतंग उड़ाते, और उन्हें जो उनका उत्साह है जिसके कारण वो पतंग उड़ाते हैं वो ही गिरने से बचा लेता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। और कवि यहाँ पर कहते हैं कि जब पतंग ऊंचाई पर उड़ती रहती है तो ऐसा लगता है कि उस पतंग का जो एक धागा है उसके सहारे ही वो बच जाते हैं। बार बार पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। और कवि कहते हैं कि कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि पतंगों के साथ साथ वो भी ऊंचाइयों पर चढ़ गए हैं और महज एक धागे के सहारे वो आकाश में उड़ रहे हैं, अपने उत्साह के सहारे वे आकाश में उड़ रहे हैं। ये देखो बच्चों, छतों पर बच्चे कितने खतरनाक किनारों पर खड़े होकर पतंग उड़ा रहे हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और वे निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। कभी यहाँ कहते हैं कि कई बार वो खतरनाक किनारों पर खड़े होते हैं, जैसे आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहा होगा, और वो बच भी जाते हैं, गिरते गिरते बच जाते हैं। और जब वो गिर कर बच भी जाते हैं तो वो और अधिक निडर हो जाते हैं, फिर तो उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं रहता है। और अगले दिन सूरज की जो भीनी भीनी सी जो धूप है, चमकीली धूप है सूरज के सामने, फिर से वो पतंग उड़ाने के लिए उसी उत्साह को लेकर आ जाते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। और फिर से ऐसा ही प्रतीत होता है कि बच्चे खूब जोश से पतंग उड़ा रहे हैं, उत्साह के साथ पतंग उड़ा रहे हैं, और उन्हें होश आवास नहीं है, और पृथ्वी भी बार बार उनके पैरों के साथ घूमती हुई नजर आ रही है। तो बच्चों, ये हमारी जो पतंग कविता थी उसकी व्याख्या थी। और अब इस कविता का काव्य सौंदर्य आप लिख सकते हैं 3-4 पंक्तियों के माध्यम से। तो उसमें आप लिख सकते हैं कि सरल सहज भाषा का, हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पर जो कवि हैं वो पतंग उड़ाते हुए बच्चों की उमंग और मस्ती का बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं। और यहाँ पर मानवीकरण अलंकार तो है ही बच्चों, क्योंकि पृथ्वी का तेज घूमना बताया है बच्चों के पास, तो मानवीकरण अलंकार है। सुनहले सूरज में जैसे कई ऐसे शब्द आए उनमें अनुप्रास अलंकार है, साथ साथ जैसे कुछ शब्द उनमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का बड़ा सुंदर वर्णन है। शब्द योजना बड़ी सटीक है बच्चों, और मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये व्याख्या अच्छे से समझ में आई होगी, और काव्य सौंदर्य भी आपको साथ साथ समझ में आया होगा, और प्रसंग सहित मैं व्याख्या करवाती ही हूँ, तो आपको सब समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।